हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पावर ऑफ एजुकेशन। मैं हूं कांता और आज आपके लिए लेके आई हूं हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका पार्ट 4, यानी कि हमारा भाग 4। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो हमारे भाग 4 है उसमें जो अनुच्छेद हैं वो हैं 36 से 51 तक। अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक क्या है इसमें बताए गए हैं, जो जो प्रावधान दिए गए हैं वो हमारे, और जो हमारा भाग 4 है वो किससे रिलेटेड है, हमारे राज्य की जो नीति निर्देशक तत्व है उनसे रिलेटेड है। नीति निर्देशक तत्व ये हमारे जो थे अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक चले। उसके अंदर क्या है, जो नीति निर्देशक तत्व थे उससे क्या किया गया था कि 5 भागों में बांट दिया गया था, उसका वर्गीकरण किया गया था। जैसे कि जो हमारा आर्थिक जो उपबंध है उसके निर्देशक तत्व हो गए, उसके संबंध में निर्देशक तत्व हो गए, जो हमारे सामाजिक है उससे रिलेटेड निर्देशक तत्व हो गए, जो हमारे राजनीतिक है उससे रिलेटेड हो गए, जो हमारे पर्यावरण से जो है पर्यावरण की जो सुरक्षा है उसकी रक्षा है उससे रिलेटेड हमारे निर्देशक तत्व हो गए, और जो लास्ट जो है हमारा अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा उससे रिलेटेड जो हमारे निर्देशक तत्व हो गए। आज हम उन सभी को इसमें कवर अप करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो हमारा निर्देशक तत्व है उसका मेन काम ही क्या था, उसके अंतर्गत कौन कौन से विषय कि जो हमारे सामाजिक और जो आर्थिक थे लक्ष्य को रखा गया था, सामाजिक और आर्थिक, उसके अंदर क्या किया गया, इसका जो पालन करवा रहा था वो कौन करवाता है, राज्य। जो कर्तव्य होते हैं उनका पालन कौन करवाता है, हमारे राज्य करवाते हैं। राज्य का काम होता है कि वो क्या करे, इनका पालन करवाए। जो हमारा लोकतंत्र है सामाजिक और आर्थिक, और जिससे क्या है हमारा लोक कल्याणकारी, जिससे क्या है हमारा लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो सके। तो ये आता है हमारा नीति निर्देशक तत्व के बारे में। नीति निर्देशक तत्व क्या थे उसको थोड़ा सा आपको डिफाइन किया है। तो जो हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उन्होंने क्या कहा था नीति निर्देशक तत्व के बारे में कि जो ये क्या है, एक भारतीय संविधान की अनोखी विशेषता है। ये क्या है, हमारे संविधान की एक अनोखी विशेषता है, और इसे एक क्या कहा गया है कि ये एक कल्याणकारी राज्य का आदर्श निहित है इसमें। ये जो है ये क्वेश्चन मोस्टली पूछा जाता है, एसएससी के एग्जाम में पूछा गया हुआ है पहले भी, और जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं चाहे वो आरओ का हो चाहे हमारा एआईओ का हो, इन जो एग्जाम होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम उसमें इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि एक कल्याणकारी राज्य का आदर्श निहित है। ये वर्ड किसके हैं, तो ये वर्ड किसके हैं, हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के हैं। और जो एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना, कल्याणकारी राज्य की जो स्थापना है ये भी वर्ड हमारे किसके हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के हैं। तो इस टाइप से क्या है ये क्वेश्चन क्या है हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट हमारा है नीति निर्देशक जो तत्व है उनका क्या है, वर्गीकरण बताया गया है। तो उसका वर्गीकरण जैसे क्या है, सामान्य जो जनता है उसको क्या है, आर्थिक न्याय उपबंध करवाने के निर्देशक तत्व। इसके अंदर कितने आर्टिकल हैं, इसमें आर्टिकल है 39A। आर्टिकल का हमारा जो 39 है उसका ए पार्ट, 39 का बी, 39C, 39D और 39E, 39F। तो ये हमारे किस में आ रहे हैं, आर्थिक न्याय उपबंध करवाने के जो हमारा आर्थिक न्याय निर्देशक तत्व है उसमें आ रहे हैं। और इसके अंदर कौन सा आ रहा है, आर्टिकल 41, 43 और 38B। 38B जो वो भी क्या है, किसके अंदर आता है, हमारा आर्थिक न्याय के अंदर आता है। 41 भी आर्थिक न्याय में आता है और 43 भी आर्थिक न्याय में आता है। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि जो हमारा सामाजिक न्याय है, ये तो था आर्थिक न्याय से संबंधित। अब सेकंड हमारा जो वर्गीकरण है वो किस आधार पे है, हमारा जो सामाजिक न्याय है उससे संबंधित है। उसमें क्या आएगा हमारा, कौन सा आर्टिकल आएगा, 39A, 44, 45 एंड 46। सामाजिक न्याय के संबंध में हमारा आता है 39A,
44, 45 और 46। और जो राजनीतिक है उससे संबंधित हमारे निर्देशक तत्व कौन से हैं? तो वो जो है हमारा आर्टिकल आएगा 40 और 50। हमारा आर्टिकल 40 और 50 ये किससे संबंधित है? हमारे राजनीतिक संबंधी निर्देशक तत्व है उससे संबंधित है। इसका जो फोर्थ पार्ट हमारा है पर्यावरण संबंधी निर्देशक तत्व। सबसे पहला हमारा आर्थिक संबंधी थे, फिर हमारा सामाजिक संबंधित थे, फिर हमारा राजनीतिक संबंधी थे, और अब हमारा है पर्यावरण संबंधी निर्देशक तत्व, जिसमें आर्टिकल 47, 48, 48A और 49 आते हैं। और लास्ट जो हमारा है अंतरराष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा संबंधी नीति निर्देशक तत्व, और इसमें हमारा जो आर्टिकल आता है वो आता है आर्टिकल 51। इसमें हमारा आर्टिकल आता है 51। तो अब हम पढ़ेंगे स्टार्टिंग से हमारे अनुच्छेद आर्टिकल। अनुच्छेद को क्या है? आर्टिकल भी बोला जाता है। सबसे पहला हमारा जो आर्टिकल है 36, अनुच्छेद 36। तो अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे। इसके अंदर क्या आता है? जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं सिर्फ उसकी परिभाषा आती है। अनुच्छेद 36 में राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व है उसकी परिभाषा को बताया गया है। अनुच्छेद 37 में, आर्टिकल 37 में क्या आता है कि जो न्याय है, न्यायालय के द्वारा वो क्या है? जो हमारा न्यायालय है उसके द्वारा कुछ भी परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन परिवर्तन किस में हो सकता है? जो हमारे मूल अधिकार रहते हैं उसमें फिर भी परिवर्तन किया जा सकता है, लेकिन जो हमारे नीति निर्देशक तत्व है, न्यायालय के द्वारा नीति निर्देशक तत्व है, उनमें कोई भी चेंजेस नहीं होगी। ये क्या है? अपरिवर्तनीय है, ये परिवर्तनीय नहीं है। लेकिन जो देश का शासन है उसके अंदर क्या है? कुछ जो रूल्स बनाए गए हैं, कुछ नीतियां बनाई जाती हैं, तो उसको कौन लागू करवाएगा? राज्य लागू करवाएगा। ये जो न्याय जो है उसके रिलेटेड जो भी नीतियां बनाई गई है, जो भी नीति है, जो भी कानून बनाए गए थे, उसे लागू करवाने का काम किसका है? राज्य का कर्तव्य है कि वो इन्हें लागू करे। फिर अनुच्छेद 38A, नेक्स्ट है हमारा अनुच्छेद 38A। 38 का हमारा क्या है? ए पार्ट। ये हमारा 38 का ए पार्ट है और ये हमारा 38 का बी पार्ट है। अनुच्छेद 38A क्या कहता है कि ऐसी सामाजिक व्यवस्था बनाई जाए जिससे क्या हो? लोक कल्याण में वृद्धि हो, यानी कि जिससे क्या है? लोगों का कल्याण हो, उसमें क्या हो? वृद्धि हो सके। ऐसी क्या बनानी है? सामाजिक व्यवस्था बनानी है। अनुच्छेद 38A में वो क्या बता रहा है कि ऐसी सामाजिक व्यवस्था को बनाना है जिससे क्या हो? लोगों का कल्याण हो। तो ये किससे रिलेटेड हुआ? हमारा जो हमारे सामाजिक जो व्यवस्था है उससे रिलेटेड हुआ ना। तो सेकंड हमारा क्या है? अनुच्छेद 38B। तो इसके अंदर क्या है कि जो भी राज्य की आय की जो असमानता है, अब आय का मतलब क्या होता है कि आर्थिक व्यवस्था। अनुच्छेद 38B हमारा किससे रिलेटेड हो गया? आर्थिक व्यवस्था से रिलेटेड हो गया। हमारी जो आर्थिक जो वर्गीकरण है उससे रिलेटेड हो गया। आर्थिक संबंध में जो नीति निर्देशक तत्व है उससे संबंधित हो गया ना, क्योंकि इसमें क्या एक आया? वर्ड आय आया। तो जो राज्य की आय है उसकी जो असमानता है उसको समाप्त करना है, और जो भी अवसर में असमानता है उसको भी समाप्त करने की व्यवस्था किसमें की गई है? ये प्रयास किसमें किए गए हैं? हमारे अनुच्छेद 38B में किए गए हैं। फिर आता है हमारा अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 39। अनुच्छेद 39 हमारा क्या कहता है कि राज्य के द्वारा कुछ ऐसे अनुसरणीय नीति जो तत्व है, ये किसके द्वारा है? अनुसरणीय जो कुछ नीतियां तत्व किसके द्वारा की गई है? राज्य के द्वारा की गई है।
उनके बारे में बताया गया है। जैसे कि अनुच्छेद 39A का जो इसका पार्ट है, अनुच्छेद 39 का ए पार्ट, उसमें क्या कहा गया है कि स्त्री और पुरुष जो भी हैं सभी को क्या है, जो जीवन को यापन करने की जो साधन पर्याप्त कराने का क्या है, सभी को अधिकार प्राप्त है कि सभी को जीवन यापन करने के लिए जो पर्याप्त साधन होते हैं वो प्राप्त करने का, स्त्री हो चाहे पुरुष हो, दोनों को अधिकार प्राप्त होगा। हमारा आता है नेक्स्ट 39B, अनुच्छेद 39B, अनुच्छेद, और इसके अंदर क्या है, एक जो नरेगा जो हमने स्कीम सुनी है, नरेगा योजना जो थी, वो भी किसके अंतर्गत, इसी के क्या है, एक किस्म का पार्ट है, क्योंकि उसमें भी क्या है, सभी को क्या है कि साधन, जीविका कमाने की क्या है, साधन पर्याप्त करवाता है ना नरेगा। तो ये सिस्टम भी हमारा किसका जो है एग्जाम्पल दे रहा है, अनुच्छेद ए का एग्जाम्पल दे रहा है। और नरेगा कब लागू हुआ था हमारा, 2 फरवरी 2006 को। नरेगा हमारा कब लागू हुआ, नरेगा सिस्टम 2 फरवरी सन 2006 को। लेकिन इसमें क्या किया गया था कि जो बेरोजगारी भत्ता है उसका कोई जिक्र नहीं किया गया था। बेरोजगारी भत्ते का कोई भी इसमें जिक्र नहीं है। नरेगा के अंदर क्या था, सभी को सिर्फ साधन पर्याप्त करवाने थे जीविका कमाने के। फिर नेक्स्ट हमारा जो आता है वो आता है अनुच्छेद 39B। अनुच्छेद 39B क्या कहता है कि जो भौतिक संपदा होती है उसका क्या है, स्वामित्व और उसका जो नियंत्रण है उसको क्या है, इस प्रकार बांटा जाता है जिससे क्या हो, सभी समूहों का सर्वोत्तम हित हो। इसका काम क्या है, सर्वोत्तम हित करना है, किनका, जितने भी समूह होते हैं सभी का। इसीलिए इसमें क्या किया जाता है कि भौतिक संपदा का स्वामित्व भी होता है और नियंत्रण भी होता है। इसमें क्या है, इसका एक एग्जाम्पल देख लीजिए आप, जो जमींदारी जो प्रथा का उन्मूलन किसके अंतर्गत, इसका एग्जाम्पल है 1951 जो हुआ था, ये एग्जाम्पल है 39B का, अनुच्छेद 39B का एग्जाम्पल है। जो जमींदारी प्रथा का उन्मूलन हुआ था 1951 में, ये हमारा एग्जाम्पल बन रहा है अनुच्छेद 39B का। फिर आता है हमारा अनुच्छेद 39C, 39C। 39C हमारा क्या कहता है कि कोई भी आर्थिक व्यवस्था है वो कैसे चलनी चाहिए जिससे क्या हो, धन भी हो और उत्पादन के साधन का भी क्या है, सर्वधारण में उनके क्या है, जो सर्वधारण के जो है जो साधन है किसके, जिससे धन क्या हो, प्राप्त हो, और जिससे क्या उत्पादन भी साधन, जो हमारा उत्पादन हो रहा है उसके भी साधन का सर्वसाधारण नॉर्मल तरीके से, जिसमें क्या हो, किसी का भी अहित ना हो। ये भी ध्यान रखा जाता है कि अहित में केंद्रीकरण ना हो, कि किसी का भी अहित ना हो। जब हम आर्थिक व्यवस्था में चले तो जो धन होता है, उत्पादन के साधन होते हैं, वो किसी के लिए क्या है कि नुकसानदायक ना हो जाए, उसका ध्यान रखा जाता है। इसके लिए क्या किया गया था कि सन 1969 को 1969 में 14 बैंकों का क्या किया गया था, राष्ट्रीयकरण किया गया था। कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, 14 बैंकों का। कब हुआ था, 1969 में। ये एक एग्जाम्पल है हमारे अनुच्छेद 39C का। फिर है हमारा अनुच्छेद 39D। इसमें क्या कहते हैं कि जो भी स्त्री और पुरुष होते हैं, जितने भी स्त्री और पुरुष हैं, सभी को क्या है, अगर वो समान कार्य कर रहे हैं तो उनको वेतन भी क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि लेडीज जो काम करे वही काम जेंट्स करे, जेंट्स को पेमेंट ज्यादा दी जाए और लेडीज को कम दी जाए, ऐसा नहीं होगा। अगर वही काम लेडीज कर रही है, वही काम जेंट्स कर रहा है, अगर जेंट्स को 400 रुपए मिल रहे हैं तो लेडीज को भी 400 रुपए ही देने पड़ेंगे। ऐसा नहीं होगा कि ये महिला है तो इसको कम देने से काम चल जाएगा, नहीं चलेगा। ये ध्यान रखें कि ये किसका एग्जाम्पल है, हमारा अनुच्छेद 39D का।
जैसे आजकल आप देख रहे हैं कि अगर कोई भी जेंट्स और लेडीज सेम वर्क करते हैं तो उन्हें क्या दिया जाता है, सेम ही पेमेंट की जा रही है। फिर अनुच्छेद 39E में हमारा क्या कह रहे हैं कि जितने भी काम करने वाले हैं कर्मकारों, उनके क्या है, जो स्वास्थ्य है, उनकी जो शक्ति है, उनके जो बालक हैं और उनकी जो सुकुमार अवस्था है, तो उसका क्या है, दुरुपयोग ना हो। कि अगर कोई भी बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ जाएं तो ऐसा नहीं है कि आप उनसे कोई भी काम करवा लें कि ठीक है नौकर का बेटा नौकर होता है, या ऐसा होता है या वैसा होता है। ये भावना रखकर आप उनका क्या है, दुरुपयोग नहीं कर सकते हो, उनकी शक्ति का यूज नहीं कर सकते हो। तो और उनकी जो आर्थिक आवश्यकता है, अगर किसी की भी आर्थिक आवश्यकता है, अगर वो उससे विवश होकर अपनी आयु और शक्ति के प्रतिकूल अगर वो रोजगार में जाता है तो उस चीज का ध्यान रखा जाता है कि उसे वो ना जाना पड़े। इसीलिए क्या किया गया था, अनुच्छेद 39E में ऐसा रूल बनाया गया था कि उनके स्वास्थ्य, उनकी शक्ति और उनके जो बच्चे हैं, उनकी जो अवस्था है, उसका दुरुपयोग ना हो, उसका ध्यान रखा जाएगा। तो ये किसमें हमारा बताया गया, अनुच्छेद 39E में, अनुच्छेद 39E में बताया गया है। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट हमारा अनुच्छेद 39F। 39F में क्या कह रहे हैं कि बालकों को स्वतंत्र और गरिमामय वातावरण में, बालकों को स्वतंत्र यानी कि बच्चे तो बच्चे होते हैं, बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं और सब बच्चे एक जैसे होते हैं, चाहे वो गरीब का बेटा हो, चाहे वो अमीर का बेटा हो, चाहे वो किसी अपर क्लास से हो, चाहे वो किसी लोअर क्लास से हो, लेकिन सब बच्चे क्या होते हैं, एक समान होते हैं। सबका अंदर क्या है, गरिमामय वातावरण होना चाहिए, जिससे क्या है, उनके स्वास्थ्य के लिए विकास के कुछ अवसर उन्हें मिले, कुछ उन्हें सुविधाएं दी जाए। और जो बालक होते हैं और जो अवयस्क जो व्यक्ति होते हैं, उनका क्या है, शोषण ना होना पाए, उनके जो नैतिक और आर्थिक परित्याग है उसकी क्या है, रक्षा हो सके। तो ये किसमें बताया गया, हमारा अनुच्छेद 39F में बताया गया है कि कैसे उनको शोषण से बचाया जा सकता है, कैसे उनको नैतिक और आर्थिक जो उनके परित्याग है उनकी कैसी रक्षा की जा सकती है। नेक्स्ट जो हमारा अनुच्छेद है वो है 40 में क्या बताया गया हमारा, हमने पहले पढ़ा था कि जो हमारे अनुच्छेद 40 और अनुच्छेद 50 ये किससे संबंधित है, हमारे नीति निर्देशक तत्व में राजनीतिक से संबंधित है। तो हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 40 जिसमें क्या है, ग्राम पंचायतों के गठन के लिए क्या किए गए थे, कुछ स्टेप लिए गए थे, कुछ कदम उठाए गए थे। किस लिए उठाए गए थे कि उन्हें ऐसी शक्तियां प्रदान हो और उनको ऐसा पदाधिकार प्रदान हो जिससे क्या है, उन्हें स्वायत्त शासन की इकाई के रूप में कार्य करने योग्य बनाने की आवश्यक हो। वो क्या करें कि जो उन्हें अगर अधिकार दिया जाए, अगर सरपंच को अधिकार दिया जाता है तभी वो क्या करता है, हमारे गांव का विकास कर पाता है। अगर हम उन्हें अधिकार ही नहीं देंगे, अगर गवर्नमेंट उन्हें अधिकार ही नहीं देगी, सब कुछ अपने कंट्रोल में रखेगी, तो क्या वो आपके गांव का विकास कर पाएगी, नहीं कर पाएगी। तो ये जो है उनके लिए जो ग्राम पंचायत थी उनके लिए कुछ कदम उठाए गए थे, उनकी शक्तियों को लेकर कुछ बातें की गई थी, कुछ ऐसे उनको शासन के अधिकार देने के बारे में भी बातें की गई थी, उनको कार्य देने के बारे में बातें की गई थी। तो ये किसमें किया गया था, हमारा अनुच्छेद 40 में। अब इसके अंदर हम क्या है कि जो हमारा जैसे हमारा संविधान लागू होता है, लागू होने पे जस्ट क्या होती है कि जो हमारे ग्राम जो होते हैं, जो हमारे छोटे क्षेत्र थे, उनके बारे में क्या किया गया था, उनके विकास के लिए एक कार्यक्रम रखा गया था। ऐसा कार्यक्रम रखा गया जिससे क्या है, सभी का विकास हो, लेकिन वो क्या हुआ, असफल हो गया था। तो ये कौन सा रखा गया था, सामुदायिक विकास कार्यक्रम।
कौन सा कार्यक्रम रखा गया था? सामुदायिक विकास कार्यक्रम। और ये क्या है, हमारे जब संविधान लागू हुआ था 1950 में, उसके क्या है 2 साल के अंतर्गत ये रखा गया 2 अक्टूबर 1952 को, जो कि क्या रहा, असफल रहा। पूर्ण रूप से हमारा क्या रहा, असफल रहा। लेकिन राष्ट्रीय प्रसार सेवा जब ये असफल रहा, फिर उन्होंने क्या किया, एक राष्ट्रीय प्रसार सेवा का गठन किया। वो भी क्या है, ये असफल रही थी। और ये कब किया गया था? 2 अक्टूबर 1953 को। जस्ट इसके 1 साल बाद में, 1 साल तक उन्होंने देखा तो ये असफल रहा, फिर उन्होंने क्या किया, 1 साल बाद में फिर ये लागू किया। ये भी क्या है, असफल रहा। जब ये हमारे सामुदायिक विकास कार्यक्रम असफल रहे और हमारा राष्ट्रीय प्रसार सेवा जब असफल रहा, तो क्या किया, इसकी जांच के लिए एक समिति बनाई गई। और उस समिति को क्या नाम दिया गया? बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति ये किस लिए बनाई गई थी? कि ये जो हमारे सामुदायिक विकास कार्यक्रम और जो राष्ट्रीय प्रसार सेवा जो असफल रही थी, उसके क्या कारण थे, उसकी जांच के लिए बनाई गई थी ये समिति। और ये बनाई गई थी हमारे 1957 में। इसको कब बनाया गया था? 1957 में बनाया गया था। जिसमें क्या कहा गया था, कुछ सिफारिशें थी कि अगर जनता को हर स्तर पर शामिल कर दिया जाए, अगर ये धारणा होगी तो ये क्या बन जाएगा, हमारा सहभागी मूलक लोकतंत्र बन जाएगा। सहभागी मूलक क्या है, लोकतंत्र कहलाने लगेगा कि जनता को हर स्तर पर अगर शामिल किया जाए तो। फिर नेक्स्ट इसमें समिति के बारे में अगर हम पढ़े तो इसमें क्या बताया जाएगा कि जो हमारी 3 स्तरीय पंचायत है उसके बारे में, उसका गठन कैसे हुआ उसका जिक्र होगा। कि जो इसमें 3 स्तरीय पंचायत क्या होती है, पहले तो हमें ये जानना जरूरी है। एक तो होती है जिला पंचायत, एक होती है हमारी जिला पंचायत, एक होती है हमारी खंड क्षेत्र वाली, एक होती है हमारी ग्राम वाली। अगर हम गांव के वासी हैं तो हमें पता है कि गांव में कैसे होगा। अगर हम खंड के हैं तो हमें पता है कि हमारा क्या होगा, ब्लॉक के मेंबर्स होंगे, हमारे ब्लॉक बने होंगे तो उसके जो है मेंबर्स होंगे। अगर हम जिला पंचायत के अंदर हैं तो यहाँ पे क्या होता है, अप्रत्यक्ष रूप से क्या होता है, इनका वर्ग किया जाता है, इनका चुनाव किया जाता है। बट यहाँ पे क्या है, आप चुनाव के थ्रू से चुनते हैं, यहाँ पे भी चुनाव के थ्रू से चुना जाता है। तो बलवंत राय मेहता समिति ने क्या किया था, हमें जो भारत के अंदर त्रिस्तरीय पंचायत का गठन किया था, भारत के अंदर त्रिस्तरीय पंचायत का जो गठन है वो किस समिति की सिफारिश पे हुआ था? बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश की वजह से हुआ था। और ये समिति कब आई थी? 1957 में आई थी। और ये क्या चाहती थी समिति कि अगर सामुदायिक विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय प्रसार कार्यक्रम असफल हो गए हैं तो हमें क्या चाहिए, पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत करने की जरूरत है, उसको मजबूत बनाने की जरूरत है। और बलवंत राय मेहता समिति को एक और नाम भी दिया गया था, ग्रामोदर समिति। इसको एक और नाम दिया गया था, ग्रामोदर समिति। और इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? हमारे बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता के अंदर इस समिति ने क्या किया गया था, पंचायती जो व्यवस्था है उसको 3 स्तरीय त्रिस्तरीय लागू किया गया था भारत के अंदर, जिसमें एक जिला पंचायत हो गया, एक खंड क्षेत्र हो गया, एक हमारा ग्राम हो गया। इसमें क्या सिफारिश की गई थी कि जो लोकतांत्रिक है, जो हमारे लोकतांत्रिक हैं उनका क्या है, विकेंद्रीकरण की एक मूल इकाई में क्या होना चाहिए, प्रखंड होना चाहिए या समिति के स्तर पर होनी चाहिए। इनकी सिफारिश क्या थी, जो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण थी वो क्या होनी चाहिए, या तो समिति के स्तर पर होनी चाहिए या क्या होनी चाहिए, प्रखंड होनी चाहिए। ये क्या थी, इसके एक मूल इकाई के रूप में सामने आई थी। नेक्स्ट जो है मेहता समिति की एक सिफारिश और भी थी, वो क्या थी कि जो सिफारिश इन्होंने की
जो सिफारिश इन्होंने की थी उसको लागू कब किया गया था? हमारे 1 अप्रैल, इसको लागू कब किया गया था? 1 अप्रैल 1958 को लागू किया गया था। जो हमारी समिति बनी थी त्रिस्तरीय, कौन सी? त्रिस्तरीय, जो पंचायत, जो हमारी राज व्यवस्था है, पंचायती राज व्यवस्था, उसके लिए जो सिफारिश थी इसको कब लागू किया गया था? 1 अप्रैल 1958 को लागू कर दिया गया था। और सबसे पहले पंचायती राज अधिनियम पारित कब हुआ था हमारा? सबसे पहले पंचायती राज अधिनियम कहाँ पारित हुआ था? राजस्थान में। जो राजस्थान की विधानसभा है, राजस्थान की विधानसभा है, वहां इसको पारित किया गया था। कब किया गया था हमारा? 2 सितंबर 1959 को। 2 सितंबर 1959 को। 2 सितंबर 1959 कौन सा अधिनियम पारित हुआ था हमारा? पंचायती राज जो अधिनियम था उसको पारित किया गया था। सबसे पहले कहाँ किया गया था? राजस्थान में, राजस्थान की विधानसभा में। और राजस्थान के कौन से एरिया में हुआ था ये? नागौर में। हमारा जो राजस्थान है उसका जो नागौर का एरिया है वहां पर क्या किया गया था? पंचायती राज का उद्घाटन किया गया था। जो हमारे अधिनियम थे उनका कहाँ उद्घाटन किया गया था? नागौर में उद्घाटन किया गया था, जो 2 अक्टूबर 1959 में किया गया था। अब इसके बाद में जब हमारी 1957 है उसके अंदर जब हमारी क्या है जो समिति आती है, बलवंत राय समिति, बलवंत राय मेहता समिति, जो उसके कार्य किए गए थे, अगर उसमें जो कमी रही थी उनको दूर करने के लिए क्या किया गया था? एक और समिति का निर्माण किया गया था। और वो समिति कौन सी थी? हमारी अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति ये कब आई थी? हमारी 1977 में, 1977 में आई थी। इसका गठन कब हुआ? 1977 में अशोक मेहता समिति, इसका गठन किया गया। किस लिए किया गया था? कि जो भी बलवंत राय मेहता समिति में जो भी कमियां रही हैं उसको क्या किया जाए? दूर किया जाए। तो इस समिति में टोटल 13 तो सदस्य थे, 13 सदस्य थे। और इस समिति ने क्या किया गया था? 1978 में अपनी रिपोर्ट कहाँ दी थी? सेंट्रल गवर्नमेंट को दी थी, केंद्र सरकार को दी थी, जिसमें 132 सिफारिशें थी, जिसमें 132 सिफारिशें थी। कुछ सिफारिशें ऐसी थी जिनको क्या किया गया था? अमान्य कर दिया गया था। क्यों कर दिया गया था? जैसे कि इस समिति द्वारा क्या कहा गया था कि पंचायती राज है उसको खत्म कर दिया जाए। जो ग्राम की पंचायत है, सिर्फ कौन से पंचायती राज को? जो ग्राम की पंचायती राज है सिर्फ उसको समाप्त कर दिया जाए। तो ये क्या है? इसको क्या किया फिर? अपर्याप्त मानकर इसको क्या कर दिया गया? नामंजूर कर दिया गया था इस सिफारिश को। उसके बाद में हमारा क्या होता है? हमारा था डीपीवी के राव समिति। ये हमारी क्या हुई थी? जस्ट हमारी क्या है कि जब हम स्वतंत्र नहीं हुए थे, जब हमारा कौन सा शासन लागू हुआ था? ताज का शासन। जब क्या है ताज का शासन जब स्टार्ट हुआ था, उसके बाद में क्या हुआ कि एक जो समिति आई वो कौन सी आई थी? जो डीपीवी के राव जो है उनके नाम से ही आई थी। और इसका गठन कब किया गया था? 1885 में किया गया था इस समिति का गठन। और इसमें एक कार्य सौंपा गया था। क्या कार्य सौंपा गया था? कि जो ग्रामीण विकास है वो होना चाहिए और जो गरीबी है उसको क्या है? दूर करने के लिए क्या करना है? प्रशासनिक जो व्यवस्था है उसकी क्या है? जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसकी जो है सिफारिशें करें। तो नेक्स्ट हमारी आती है, इस समिति ने क्या किया था कि जो भी अनुसूचित जाति थी और जो अनुसूचित जनजाति थी
उनकी महिलाओं के लिए भी क्या की गई थी, सिफारिश की गई थी। लेकिन क्या किया गया, समिति की जो सिफारिशें हैं उसे क्या कर दिया गया, अमान्य घोषित कर दिया गया था। इसके बाद में हमारी एक समिति और आती है, पीके एंगल समिति। पीके एंगल समिति 1988, लेकिन सबसे पहले ये हमारी कब आई, 1968 के अंदर। 1968 के अंदर ये एक बार अस्तित्व में आई थी, जिसमें क्या है, तब इसका नाम क्या था, पी युगल समिति था। 1968 में इसका नाम क्या था, पी युगल समिति था। और जिसमें क्या किया गया था कि जो पंचायती संस्थाएं हैं उन पर क्या है, विचार किया गया था। जो पंचायती संस्थाएं हैं उन पर विचार किया गया था। कब किया गया था, 1968 में। और किसके द्वारा किया गया था, पी युगल समिति के द्वारा किया गया था। लेकिन फिर से क्या है, पी के एंगल समिति 1988 के अंदर इस विचार को क्या कर दिया गया, बढ़ावा दे दिया गया, जिसमें क्या है कि जो भी पंचायती राज है, इस समिति ने क्या कहा था कि जो भी पंचायती राज है, जो पंचायती संस्थाएं हैं, उसको क्या है, संविधान में स्थान दिया जाना चाहिए। ये किसकी सिफारिश थी, पी के एंगल समिति की सिफारिश थी कि जो हमारा पंचायती राज की जो संस्थाएं हैं उनको कहाँ पे स्थान दिया जाना चाहिए, संविधान में स्थान दिया जाना चाहिए। अब नेक्स्ट जो हम पढ़ रहे हैं, पंचायती राज की जो व्यवस्था है उसको किस भाग में रखा गया था। पंचायती राज व्यवस्था का जो वर्णन है वो क्या है, हमारे जो 9वीं और 11वीं जो अनुसूची है, 9वीं और 11वीं अनुसूची है उसमें रखा गया था। और इसके अंदर कितने विषयों को रखा गया, 29 विषयों को रखा गया था। पंचायती राज व्यवस्था से कितने विषय हमारे, 29 विषय हैं इसमें टोटल। और कौन सी अनुसूची में है, 9वीं और 11वीं अनुसूची में इसको क्या किया गया है, रखा गया है पंचायती राज व्यवस्था को। और पंचायती राज व्यवस्था कहाँ कहाँ नहीं है, एक बार हम उन्हें भी थोड़ा देख लेंगे, उन राज्यों को जहां पर क्या है, पंचायती राज व्यवस्था नहीं है। एक तो है हमारा दिल्ली, दिल्ली के अंदर पंचायती राज व्यवस्था नहीं है, जम्मू कश्मीर में नहीं है, मेघालय में नहीं है, मिजोरम में नहीं है, और हमारे नागालैंड में भी नहीं है। तो हमारे पंचायती राज व्यवस्था कहाँ कहाँ लागू नहीं है, हम उसे पढ़ रहे हैं। तो एक तो है दिल्ली, जम्मू कश्मीर, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड। लेकिन जहाँ पंचायती राज व्यवस्था है, पंचायत व्यवस्था है, उसके कुछ क्या है, प्रावधान दिए गए हैं। अब हम थोड़ा सा उन्हें भी पढ़ेंगे कि उनमें क्या प्रावधान दिए गए थे हमारे, कि एक तो जो पंचायती राज व्यवस्था है उसमें जो निचला स्तर है, निचला स्तर कौन सा होता है हमारा, जो हमारे गांव की जो सभा होती है वो, उसमें क्या है कि पंचायत एक गांव की भी हो सकती है और एक से ज्यादा गांव की भी हो सकती है। पंचायत एक गांव की, एक ग्राम की, या एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो 2 गांवों की भी क्या है, एक पंचायत हो सकती है, एक ग्राम सभा हो सकती है। और इसकी जो शक्तियां हैं, इसकी जो शक्तियां हैं वो इन्हें कौन देता है, इनकी शक्तियों का जो भी संबंध है वो किससे है, राज्य के विधान मंडल में। इनकी शक्तियों का संबंध राज्य के विधान मंडल से है। और जो कानून राज्य के द्वारा, विधान मंडल के द्वारा बनाए गए हैं वो क्या है, इन्हें शक्तियां प्रदान करते हैं। फिर इन पंचायतों में क्या है कि हमने पढ़ा 3 स्तरीय जो पंचायत व्यवस्था का जिक्र हुआ था, पर इनमें किया क्या है, कहाँ कहाँ त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था होगी, कहाँ कहाँ 2 स्तरीय पंचायत व्यवस्था होगी। तो जिन पंचायतों की संख्या 20 लाख से कम है, जिन पंचायतों की संख्या 30 लाख से कम है, उनमें क्या है, 2 स्तरीय अर्थात जिला स्तर और ग्राम स्तर की पंचायत का गठन होगा, जहां पर जनसंख्या कितनी हो, 20 लाख से कम हो। और जहां पर क्या है, 20 लाख से ज्यादा हो, वहां पर क्या होगी, त्रिस्तरीय क्या होगी, हमारी पंचायत की स्थापना की जाएगी। 20 लाख से कम में तो 2 स्तरीय, 2 स्तर कौन से थे, जिला स्तर और ग्राम स्तर।
लेकिन जहां पे 20 लाख से ज्यादा है वहां पर 3 स्तरीय, यानी कि जिला स्तर, खंड और क्षेत्र स्तर और हमारा ग्राम स्तर। अब सभी जो स्तर हैं उनमें जो पंचायत के जो भी सदस्य हैं उनका चुनाव कैसे होगा? मतदाताओं द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष बाद क्या किए जाएंगे? चुनाव किए जाएंगे। लेकिन जो जिला पंचायत के जो सदस्य होते हैं उनका चुनाव कैसे होता है? अप्रत्यक्ष होता है। जिला स्तर के जो होते हैं उनका चुनाव कैसे होगा? अप्रत्यक्ष होगा। लेकिन ग्राम पंचायत का चुनाव कैसे होता है? हमारा प्रत्यक्ष रूप से होता है। और इसमें क्या होते हैं? एक इसका अध्यक्ष होता है, प्रधान होता है, यानी कि एक तो क्या होता है हमारा अध्यक्ष, प्रधान यानी कि सरपंच। बाकी हमारे क्या होते हैं? पंच होते हैं। पंच यानी कि वार्ड मेंबर। बाकी हमारे क्या होते हैं? पंच होते हैं। सरपंच के साथ में उनको क्या है, कोई भी फैसला ले रहे हैं, कोई भी डिसीजन लेना है, उसमें अपनी राय किससे लेता है? सरपंच वार्ड मेंबर से, यानी कि पंचों से। और जो हमारे जो खंड होते हैं उनका चुनाव क्या होता है? अप्रत्यक्ष होता है। सिर्फ प्रत्यक्ष चुनाव किसका होता है? हमारा जो गांव के स्तर पर पंचायत के जो अध्यक्ष होते हैं उनका चुनाव ही सिर्फ क्या होता है? हमारा प्रत्यक्ष होता है। बाकी सब क्या होते हैं? अप्रत्यक्ष होते हैं। यानी कि ब्लॉक के हेड, इसका जो खंड जो होता है इसका जो चुनाव है वो भी अप्रत्यक्ष होता है। और इसका क्या है? अध्यक्ष जो होता है वो क्या होता है? ब्लॉक हेड कहलाता है। इसके अध्यक्ष को क्या बोला जाता है? ब्लॉक हेड बोला जाता है। और इसके सदस्य को क्या कहते हैं? बीडीसी। इसके जो सदस्य होते हैं वो क्या होते हैं? बीडीसी। नेक्स्ट हमारा क्या है? जितनी भी जो पंचायतें होती हैं इनका कार्यकाल हमारा कितना होगा? 5 वर्ष का होता है। ये आपने भी देखा होगा कि जो भी हमारी पंचायत व्यवस्था होती है उसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है। अगर इसका विघटन होता है, अगर इस किसी कारण से इसका विघटन होता है तो क्या होता है? 5 वर्ष के अंदर अगर कभी विघटन हो जाए तो 6 मास के अंदर अंदर क्या होगा कि 6 मंथ के अंदर अंदर दोबारा से इलेक्शन करवाने पड़ेंगे, तभी फिर जाके क्या होगा? कोई नया सरपंच चुना जाएगा। तो अब हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 243 ट। इसमें क्या कहा गया था कि जो भी पंचायतें होती हैं उनके क्या है? निर्वाचन के लिए एक आयोग बनाया जाएगा। और अनुच्छेद 243 छ, इसमें क्या कहा गया था? जो भी वित्तीय स्थिति आती है उनके क्या है? पुनर्विलोकन के लिए क्या किया जाएगा? एक आयोग का गठन किया जाएगा। ये सब किसके अंडर में आ रहे हैं? हमारे जो भी हमारा पंचायती राज था, यानी कि जो भी हमारी राजनीति थी उसी के अंडर में ये आ रहे हैं। तो इनका जो कुछ भाग क्या है? कुछ तो 9वीं अनुसूची में था, कुछ क्या है 11वीं अनुसूची में रखा गया था। तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं हमारा अनुच्छेद 41। अनुच्छेद 41 में क्या कहते हैं कि कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता प्रदान करना है। अनुच्छेद 41 क्या कहता है कि कुछ दशाएं ऐसी हो जाती हैं जिनमें क्या है? लोगों को काम भी प्राप्त करवाना है, उनको शिक्षा भी देनी है, और क्या है? उनकी लोक जो सहायता है वो भी उन्हें, जो भी हमसे सहायता बन पड़ती है वो भी हमें क्या उन्हें प्रदान करनी है। जैसे वृद्धों के लिए क्या है? वृद्धा जो पेंशन है वो लागू की गई है। तो ये भी क्या है? उनके लिए क्या है? ये एक लोक सहायता है। उनके लिए क्या है? जो भी लोग होते हैं उनको क्या है? रोजगार के अकॉर्डिंग, जो रोजगार चल रहा है उसके अकॉर्डिंग उनको क्या है? वृद्धा पेंशन दी जाती है, ताकि वो अपना घर खर्च चला सके। क्योंकि अब जो क्या है, बहुत ज़्यादा बुजुर्ग होने के बाद में वो क्या है? नहीं कमा पाते हैं, काम नहीं कर पाते हैं, इसलिए क्या है? उन्हें गवर्नमेंट पेंशन प्रोवाइड करवाती है। फिर अनुच्छेद हमारा 42, अनुच्छेद हमारा 42 क्या कहता है कि काम की जो न्यायोचित है और मानवोचित है, ये जो दोनों दशा है उनमें क्या है? उनकी क्या है? जो प्रस्तुति है उसको करने में क्या करता है? ये सहायता प्रदान करता है। इनकी प्रस्तुति की क्या है? सहायता प्रदान करता है। उनकी दशा की और उनकी जो प्रस्तुति है उसमें क्या है? सहायता प्रदान करेगा। फिर अनुच्छेद हमारा 43 क्या कहता है
कि जो कर्मकारों का जीवन निर्वाह यानी कि मजदूरी, कर्मकारों क्या होता है कि जो मजदूर होते हैं उनको क्या है, जीवन निर्वाह करने के लिए क्या दी जाए, मजदूरी दी जाए, जिसके बारे में हमने पहले भी पढ़ा है। इनके लिए क्या है, जो हमारे छोटे उद्योग, जो हमारे आर्थिक दशा को सुधारने के लिए क्या किया गया था कि जो छोटे उद्योग थे वो प्रोवाइड करवाए गए थे। उससे क्या हो, ताकि वहां के लोगों को क्या है, मजदूरी प्राप्त हो सके। फिर अनुच्छेद 43 में क्या कहता है कि जो राज्य से, इसमें क्या है कि राज्य से अपेक्षा की जाती है, क्या अपेक्षा की जाती है कि जो कामगार होते हैं उनको क्या है, काम निर्वाह यानी कि मजदूरी, शिष्ट जीवन स्तर, उनका जो शिष्टाचार पूर्ण उनका जो जीवन स्तर है उसको बढ़ावा देना है और उनका क्या है, संपूर्ण उपभोग सुनिश्चित करना है। और उनकी जो काम की दशाएं हैं वहां उनके लिए क्या हो, सामाजिक और सांस्कृतिक उन्हें क्या है, अवसर प्रदान करना। हमारा अनुच्छेद 43 के अंदर पूर्ण रूप से इसमें क्या बताया गया था कि उनको सामाजिक और सांस्कृतिक अवसर प्रदान करने हैं, जो काम निर्वाह कर रहे हैं उनको जो मजदूरी देनी है, उनके जो शिष्ट जो जीवन स्तर है उसको बढ़ावा देना है, उनका जो उपभोग है उसको क्या है, सुनिश्चित करना है। तो ये सारे प्रयास किसके द्वारा किए जाते हैं, हमारे किस में बताया गया है, अनुच्छेद 43 में बताया गया है कि राज्य के द्वारा ये क्या है, प्रयास किए जाते हैं। और विशेष रूप से गांवों में क्या होता है, कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने का भी प्रयास करता है। उससे क्या है, ताकि वहाँ के जो गाँव के जो लोग हैं उनको क्या है, थोड़े से वो शिक्षित हो जाएं। अगर वो थोड़ा पैसा कमाएंगे तो वो क्या करेंगे, अपने बच्चों को भी स्कूल में भेज पाएंगे, ताकि उनके बच्चे भी क्या है, शिक्षित हो जाएं, वो भी अपना क्या है, फ्यूचर बना सके। तो इसी के साथ हम चलते हैं नेक्स्ट। तो हमारा अनुच्छेद 43 से क्या कहता है कि ये हमारा कब बना था, जो 42वां हमारा संशोधन हुआ था, 42वां हमारा संविधान संशोधन 1976 को हुआ था। उसमें क्या है, जो उद्योग थे उनके जो है प्रबंध में क्या है, मजदूरों को भागीदारी दी गई थी कि वहाँ पे जो उद्योग बनेंगे वहाँ पे क्या है, मजदूरों को, जो नियर बाय एरिया के जो मजदूर है वहाँ उन्हें क्या है, मजदूरी दी जाएगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पढ़े लिखे लोग ही काम कर सकते हैं, इसके अलावा वहाँ पे जो आसपास के लोगों को काम नहीं मिलेगा, वहाँ के लोगों को भी क्या है, काम दिया जाएगा। तो नेक्स्ट ओके, फिर अनुच्छेद हमारा 44 क्या कह रहा है कि जो राज्य हैं, भारत के जितने भी समस्त राज्य क्षेत्र हैं, जितने भी नागरिक हैं, सभी को क्या है, एक समान सिविल संहिता प्राप्त करवाने का प्रयास कर रहे हैं। कौन कर रहा है, जो राज्य है वो क्या कर रहे हैं, भारत के जितने भी राज्य क्षेत्र हैं, जितने भी नागरिक हैं, सबको क्या है, एक समान सिविल संहिता प्राप्त करने का प्रयास करता है। और अनुच्छेद हमारा 45 क्या कहता है, राज्य को तब तक सभी बच्चों को क्या है, जो शुरुआती देखभाल है, उनकी शिक्षा की व्यवस्था है, उसका प्रयास करना है जब तक कि बच्चा क्या है, 6 साल की आयु का नहीं हो जाता। यानी कि गवर्नमेंट फैसिलिटी देती है ना बच्चों के लिए, जो हमारे सेंटर होते हैं, आंगनवाड़ी सेंटर होते हैं, तो उसमें क्या होता है, बच्चों की जो हमारी प्रारंभिक शिक्षा है उसका ध्यान रखा जाता है, और बच्चों का भी ध्यान रखा जाता है, उनके खाने पीने का भी ध्यान रखा जाता है। ये किस में बोला गया है, हमारा अनुच्छेद 45 के अंतर्गत बोला गया है। फिर आता है हमारा अनुच्छेद, इसके अंदर हमने एक चीज और पढ़ी थी कि अनुच्छेद हमारा जो 21A है, जो हमने हमारे जो मौलिक अधिकार पढ़े थे, तो उसके अंदर एक शिक्षा का अधिकार था। तो इसके अंदर हमारा क्या है, अनुच्छेद 21A, शिक्षा के अधिकार जब हमने पढ़े थे उसमें आया था अनुच्छेद 21A।
तो जब हमारा 86वां संशोधन हुआ था, ये कब हुआ था हमारा 86वां संशोधन अधिनियम? सन 2002 को, सन 2002 को हमारा हुआ था 86वां संशोधन अधिनियम। उसके अंदर क्या किया गया था? अनुच्छेद जो 21 है इसका एक पार्ट बनाया गया था 21A। क्या बात कही थी उसमें कि 6 साल से जो 14 साल के बच्चे हैं सभी को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी, उनसे कोई भी पैसा नहीं लिया जाएगा। और इसका संबंध कहाँ था? जो राज्य के द्वारा निर्धारित कानून है उनके तहत ही क्या होगी? उनकी शिक्षा उपलब्ध करवाई जाएगी। और ये उनकी जो शिक्षा है 6 से 14 साल के बच्चों की, ये क्या है? जरूरी हो गई है, अनिवार्य हो गई है उनको शिक्षा दिलवाना। जैसे हमने देखा ही है सर्व शिक्षा अभियान, उसके अंदर जब चल रहा है ना कि बच्चों को 8th तक गवर्नमेंट से ही सारा कुछ मिलता है। गवर्नमेंट स्कूल में जैसे उनकी बुक्स हो गई गवर्नमेंट के द्वारा मिलेगा, बैग वगैरह भी गवर्नमेंट देती है। तो ये सब किसके अंडर में दे रही है? जब हमारा 86वां संविधान संशोधन हुआ था सन 2002, उसके अंदर ये कंपलसरी कर दिया गया था, जरूरी कर दिया गया था कि जो 6 से 14 साल के बच्चे हैं उनके लिए क्या है? शिक्षा प्राप्त करना जरूरी हो गया है। फिर आता है हमारा अनुच्छेद 46। अनुच्छेद 46 हमारा क्या कहता है कि जो अनुसूचित जाति है और जनजाति है और जो भी समाज के क्या है? दुर्लभ वर्ग हैं, यानी कि जो कि थोड़े से कमजोर वर्ग हैं, उनको क्या है? शिक्षा प्रदान करवाना है। उनके जो अर्थ संबंधी है उनके हितों का क्या है? पक्ष पोषण करना है। जैसे अब आपने देखा ही होगा कि जो भी प्राइवेट स्कूल है उनमें क्या है? 25% स्टूडेंट कौन से होने चाहिए? जो क्या है? दुर्बल वर्ग से हैं, जिनकी आर्थिक व्यवस्था सही नहीं है, जो अनुसूचित जाति के हैं और जनजाति के हैं। उस समाज के लोगों को क्या है? उनकी शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए, उनके पक्ष में उनके हितों के बारे में भी सोचने का कार्य किया गया है। नेक्स्ट है हमारा अनुच्छेद 47। अनुच्छेद 47 हमारा क्या कहता है कि पोषाहार स्तर, एक तो उनकी क्या है कि जो पोषण जो है, पालन पोषण का स्तर, एक उनके जीवन का स्तर, उसमें क्या है? वृद्धि करनी है। और इसमें और क्या करना है? उन्होंने लोक व्यवस्था में भी सुधार करना है। यानी कि जो चीजें हम खा रहे हैं, जो आहार हमें प्राप्त हो रहा है, जो हमारा जीवन स्तर चल रहा है, जैसे अब क्या बोला जाता है कि हमारी जो आजकल की एज बताई जाती है कि 60 है, नॉर्मल एज क्या बताई गई है कि 60 की एज है, ये ओके है। बस इसके बाद में अगर आपकी मृत्यु होती है तो वो नॉर्मल है। वैसे ही क्या है? इसमें एक वृद्धि होनी चाहिए। यह हमारा किसके अंतर्गत आता है? पर्यावरण के अंतर्गत आती है ये चीजें। जो हमारे पर्यावरण के संबंध में जो हमारे निर्देशक तत्व थे उनका जिक्र किया गया है कि आपको जो आपका आहार है, पोषण का जो आहार है, उसका स्तर भी कैसा होना चाहिए? जीवन स्तर में भी वृद्धि करना इसका काम है और लोक व्यवस्था में सुधार करने का भी प्रयास किया जा रहा है। फिर अनुच्छेद हमारा 48, अनुच्छेद 48 क्या कह रहा है कि कृषि और पशुपालन जो है, कृषि जो हो रही है उसके लिए क्या है? आधुनिक ढंग से की जानी चाहिए। अगर पुराने जैसे पहले लोग करते थे, बैलों की हेल्प से क्या करते थे? खेती करते थे, हल करते थे, तो उससे क्या होता था कि वो कितनी फसल ले पाते थे? मुश्किल से एक फसल ले पाते थे, क्योंकि उन्हें पता नहीं था कि कितना जल्दी कैसे काम होगा। तो अब क्या है? जो आधुनिक जो तकनीक है, जो वैज्ञानिक ढंग है, उससे क्या है? विकास करना चाहिए। आजकल पशुओं का भी क्या है? जैसे डेयरी फार्म वगैरह है, कृषि के लिए क्या है?
जैसे कि बहुत सारी मशीनें आ गई है, बिजाई की मशीन आ गई है, ट्रैक्टर की वजह से वर्क किया जा रहा है, वैज्ञानिक ढंग से क्या है हम पानी देते हैं। तो ये सारा क्या है, इनका जो विकास है कृषि और पशुपालन का, वो किस ढंग से होना चाहिए, आधुनिक ढंग से होना चाहिए, वैज्ञानिक ढंग से होना चाहिए, उस पर ध्यान दिया गया है। जो भारत का सबसे पहले जो था अनुसूचित जनजाति विश्वविद्यालय, जब हमारा जिक्र आया ना कि अनुसूचित जाति और जनजाति, तो हमारा क्या है, भारत का जो प्रथम अनुसूचित जनजाति विश्वविद्यालय ये कहाँ है, एमपी में है। और सबसे ज्यादा जो कुपोषण जो ग्रस्त है एरिया है वो कौन सा है, हमारा उड़ीसा। उड़ीसा में क्या है, सबसे ज्यादा कुपोषण ग्रस्त एरिया है। अनुच्छेद 48A, इसमें क्या है कि जो हमारा संशोधन हुआ था 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976, इसमें क्या है, पर्यावरण की जो रक्षा है और इसका जो संवर्धन करना है वो है, इसमें क्या है, जो देश का जो पर्यावरण है उसकी सुरक्षा हो, देश के पर्यावरण की सुरक्षा हो। ये अधिनियम किसके अंदर हमारा जोड़ा गया था, ये नियम किसके अंदर बताया गया है पर्यावरण की सुरक्षा का, जो हमारा संशोधन हुआ था 42वां, कब हुआ था, 1976 को। उसमें अनुच्छेद जो 48 था इसके अंदर एक पॉइंट को ऐड किया गया, इसका एक पार्ट बनाया गया 48 से, जिसमें क्या किया गया है कि जो हमारे पर्यावरण की रक्षा करना है, उसका संवर्धन करना है, उसको बढ़ावा देना है, उसके बारे में बताया गया है, उसमें सुधार करना है, और जो वन और जो वन्य जीव है उनकी भी क्या है, रक्षा करने का प्रयास करना है। फिर अनुच्छेद हमारा आता है 49। अनुच्छेद 49 में हमारा क्या है कि जो राष्ट्रीय महत्व है, उनके जो स्मारक हैं, उनके जो स्थान है और उनकी जो वस्तु है उनकी क्या है, रक्षा करेगा। राज्य का जो राष्ट्रीय महत्व है, यानी कि जो हमारे जो राष्ट्रीय जो स्मारक है, यानी कि प्राचीन स्मारक, एग्जाम्पल के तौर पर आप आगरा का ताजमहल समझ लीजिए, कुछ स्थान है, कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जिनका क्या है, रक्षा करेगा। कौन करेगा, राज्य करेगा, जिसका महत्व कौन सा है, राष्ट्रीय महत्व है अगर उसका, तो उनका क्या है, इनकी रक्षा करने का अधिकार किसको प्राप्त है, राज्य को प्राप्त है। फिर आता है हमारा अनुच्छेद 50। अनुच्छेद 50 के अंतर्गत क्या है कि राज्य लोक सेवा में और जो न्यायपालिका है उनको क्या है, पृथक करने का कदम उठाएगा। राज्य लोक सेवाओं में न्यायपालिका को क्या करना है, कार्यपालिका से अलग करने का कदम उठाना है। अनुच्छेद 51 हमारा क्या कहते हैं, जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा, उसकी क्या है, अभिवृद्धि करनी है, उसका प्रयास करना है, और आपसी विवादों को क्या है, शांतिपूर्ण क्या है, उसका समाधान करना है। जो हमने पढ़ा था ना, अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा और जो शांति का जो संबंध में निर्देशक जो तत्व है, ये हमारा उसमें कौन सा अनुच्छेद आता है, अनुच्छेद 51 आता है। अब इसके थ्रू से हम पढ़ेंगे थोड़े से कि मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व में अंतर क्या है। मूल अधिकार हमारे और नीति निर्देशक तत्व हैं, उनमें अंतर क्या है, थोड़ा सा हम यहाँ से जानेंगे कि मूल अधिकार जो है वो हमें कहाँ से मिले हैं, न्यायालय से मिले हैं, और वो क्या है, परिवर्तनीय है, उनमें क्या है, बदलाव किया जा सकता है। लेकिन जो हमारे निर्देशक तत्व है, जो न्यायालय के द्वारा लागू किए गए हैं, लेकिन उसमें क्या है, कोई भी बदलाव नहीं किया जाएगा। मूल अधिकार क्या है, परिवर्तनशील हैं, उनमें बदलाव किया जा सकता है, लेकिन निर्देशक तत्व क्या है, जो न्यायालय द्वारा लागू किए गए कानून है, उनमें क्या है, परिवर्तन नहीं किया जाएगा। फिर सेकंड इसका जो डिफरेंस है
जो मूल अधिकार है, जो हमारे मूल अधिकार हैं वो क्या है, जो नकारात्मक है, मोस्टली क्या है कि ऐसी जो चीजें देते हैं जो राज्य को कुछ करने से मना करता है। लेकिन नीति निर्देशक तत्व क्या है, हमारे सकारात्मक है। वो ऐसा कोई रोक टोक नहीं लगाते हैं कि राज्य को कोई ऐसा निर्देश नहीं देते हैं कि जिससे क्या है कोई भी नेगेटिविटी फैले। लेकिन मूल अधिकारों से क्या है, कई बार राज्य के अंदर नेगेटिविटी भी फैल जाती है। फिर मूल अधिकारों का त्याग जो है वो नहीं किया जा सकता, क्योंकि जैसे जीवन के अधिकार में मरने का अधिकार शामिल नहीं है। हमें पता है कि मौत निश्चित है, लेकिन क्या है, क्या आपको खुद से मरने का अधिकार है? नहीं है, क्योंकि इस पे क्या, अगर आप खुद से मरेंगे तो आप पर क्या है, कोई FIR भी करवा सकते हैं। लेकिन जो निर्देशक तत्व हैं उनका क्या है, त्याग किया जा सकता है, लेकिन मूल अधिकारों का त्याग नहीं होगा। लेकिन अगर राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान हमारा अनुच्छेद 20 और 21 है, उसको छोड़कर जितने हमारे मूल अधिकार है उनको क्या है, निलंबित किया जा सकता है। लेकिन निर्देशक तत्व जितने भी है किसी भी दशा में निलंबित नहीं किए जाएंगे। लेकिन मूल अधिकारों को क्या है, अनुच्छेद 20-21 को छोड़कर बाकी सबको निलंबित किया जा सकता है। किसके द्वारा, हमारे किसके द्वारा निलंबित किया जा सकता है? अगर कोई ऐसी परिस्थिति आ गई है तो क्या करेगा, देश के अंदर इसको क्या है, निलंबित किया जाएगा। हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है वो क्या है, ये अथॉरिटी दे देगा कि आप क्या है, यहाँ पर जो लोगों के मूल अधिकार है उनको निलंबित कर सकते हैं इस दशा में। लेकिन जो निर्देशक तत्व है उनको निलंबित नहीं किया जाएगा, उन पे कोई रोक टोक नहीं लगेगी। लेकिन जो मूल अधिकार है उनका निर्देश्य क्या होता है, हमारा राजनीतिक लोकतंत्र स्थापन करना होता है। और जो हमारे निर्देशक तत्व है उनका क्या काम था, आर्थिक सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना है, जिससे क्या होगा, हमारा एक कल्याणकारी जो राज्य है वो क्या है, उसकी स्थापना हो, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो। उस मार्ग पर क्या है, आगे बढ़ना है, उसका काम ये है। फिर निर्देशक तत्व पर है ना कुछ टिप्पणियां की गई है कि सबने अपने अपने विचार दिए थे कि निर्देशक तत्व क्या है। जैसे ग्रैनविल ऑस्टिन ने निर्देशक तत्व को क्या कहा था कि जो सामाजिक क्रांति का दस्तावेज, ग्रैनविल ऑस्टिन ने क्या कहा है कि सामाजिक क्रांति का दस्तावेज कहा है। फिर BN राव ने इसको क्या कहा है, नैतिक उपदेश मात्र कहा है। किसको कहा है, जो हमारे नीति निर्देशक तत्व है इन पे कुछ लोगों ने अपने अपनी टिप्पणियां दी है, अपने अपने नाम दिए हैं इसको। फिर सर एडवर्ड जेनिगस ने इसको क्या कहा है, पुण्य आत्माओं का महत्वाकांक्षा मान, इसे क्या कहा गया है, पुण्य आत्माओं का महत्वाकांक्षा मान कहा है। किसे कहा गया है, नीति निर्देशक तत्व को। किसने कहा है, सर एडवर्ड जेनिगस ने कहा है। नेक्स्ट जो हमारा है वो है केवी शाह। केवी शाह ने क्या कहा है, ये एक ऐसा चेक है, केवी शाह ने हमारा क्या कहा है इसको, कि ये एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान क्या है, बैंकों की इच्छा पर निर्भर करता है। किसने कहा, केवी शाह ने कहा। क्या कहा नीति निर्देशक तत्व को, कि ऐसा चेक है जिसका भुगतान क्या है, बैंकों की इच्छा पर निर्भर करता है। लेकिन अब जो हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है उनके अनुसार इसका क्या है, कि एक आर्थिक लोकतंत्र को स्थापित करना है। निर्देशक तत्व के बारे में जो टिप्पणी दी इन्होंने क्या कहा, कि इसका उद्देश्य क्या था, आर्थिक लोकतंत्र को स्थापित करना था। लेकिन जो राजनीतिक लोकतंत्र है उससे ये क्या है, थोड़ा भिन्न है। और जो KM पणिकर है उन्होंने इसको क्या कहा है, कि इसका जो ध्येय है वो क्या है, आर्थिक क्षेत्र में समाजवाद लाना है।
आर्थिक क्षेत्र में समाजवाद लाना है। इसका जो मेन मकसद क्या है, आर्थिक क्षेत्र में समाजवाद लाना है, ये कहा था के.एम. पणिकर ने। तो ये कुछ टिप्पणियां हैं जिन लोगों ने अपने अपने हिसाब से क्या है नीति निर्देशक को अपने अपने नाम दिए हैं, अपने अपने विचार रखे हैं उसके बारे में। तो अब हम चलते हैं हमारे जो भाग 4 क के बारे में आज हम और पढ़ेंगे, जिसमें हमारा क्या आता है, जो मूल कर्तव्य हैं उनको रखा गया है। इसी के साथ निर्देशक तत्व जो है हमारे खत्म होते हैं। निर्देशक तत्व हमारे आए थे भाग 4 में। भाग 4 में हमारे आए निर्देशक तत्व। अनुच्छेद कितने से कितने तक, 36 से 51 तक चले। अब हम पढ़ेंगे भाग 4। भाग 4 का क्या है, क पार्ट, यानी कि भाग 4A। उसमें क्या आते हैं, हमारे मूल कर्तव्य आते हैं, जिसमें हमारे क्या है, अनुच्छेद 51A। हमने अनुच्छेद 51 पढ़ा था, अंतरराष्ट्रीय जो हमारी सुरक्षा थी उसके बारे में पढ़ा था, नीति निर्देशक तत्व में पढ़ा था। लेकिन भाग 4 का क पार्ट है वो हमारा मूल कर्तव्य पे बेस्ड है, और इसमें अनुच्छेद आता है 51A। जो हमारा पूर्ण सोवियत संघ है वो जब प्रभावित हुआ 1975 में, तो क्या हुआ कि स्वर्ण सिंह की क्या है एक अध्यक्षता में एक समिति का निर्माण हुआ, गठन हुआ। उस समिति को क्या नाम दिया गया, स्वर्ण सिंह समिति नाम दिया गया था। इनकी सिफारिश क्या थी कि जो हमारा संविधान का 42वां संशोधन हुआ था 1976 को, तो भाग 4 का क्या हुआ था, उसमें निर्माण किया गया था, और इसमें क्या जोड़ा गया था, अनुच्छेद हमारा 51A जोड़ा गया था। क्योंकि भाग जो हमारा है ना संशोधन 42वां हमारा संविधान का संशोधन सबसे लंबा संशोधन है, सबसे बड़ा संशोधन है अब तक का। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976, ये मोस्टली इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं 42वें संशोधन से रिलेटेड, तो ये थोड़ा ध्यान रखें। तो इसमें क्या है, 10 मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया था। जब ये संशोधन हुआ तो इसके अंदर कितने मूल कर्तव्य रखे गए, हमारे 10 रखे गए थे। लेकिन जब 86वां संविधान संशोधन सन 2002 को, इसमें क्या किया गया, एक मूल कर्तव्य को और जोड़ा गया, और अब इनकी संख्या कितनी हो गई, हमारे मूल कर्तव्यों की 11 हो गई हैं। अब हमारे कितने मूल कर्तव्य हैं, 11 है। अब हमारे मूल कर्तव्य है कौन कौन से, प्रत्येक नागरिक का कौन सा कर्तव्य है देश के प्रति। पहले तो राज्य के कर्तव्य चले थे, अब नागरिक के क्या कर्तव्य हैं देश के प्रति। तो वो है सबसे पहले संविधान का पालन करना, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसका पालन करना उसका कर्तव्य है। जो उनके आदर्श है, जो संस्थाएं हैं, जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, राष्ट्रीय गान है, उसको क्या है, आदर देना है। जब भी कहीं राष्ट्रीय गान चल रहा हो तो हमें कौन सी पोजीशन में खड़ा होना है, बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन में खड़ा होना होता है। जब हमारा राष्ट्रीय ध्वज, उसको फहराने का टाइम, उतारने का टाइम, राष्ट्रीय ध्वज को उठाने का, कि आप कैसे हाथों में उठाएंगे, कैसे उसे पकड़ेंगे, तो ये सारे के सारे जो नियम है उनका पालन करना किसका कर्तव्य है, एक नागरिक का कर्तव्य है। फिर नेक्स्ट हमारा आता है स्वतंत्रता के लिए जो हमारे राष्ट्रीय आंदोलन है उनको प्रेरित करना, जो उनके उच्च आदर्श है उनको क्या है, अपने दिल में रखना है, उनका पालन करना है। इससे नेक्स्ट जो हमारा आता है वो क्या है कि हमें क्या करनी है, जो भारत की प्रभुता है, एकता है और अखंडता है, उसकी क्या करनी है, रक्षा करनी है, और उसे हमेशा अनुशय रखें, यानी कि उसे हमेशा बनाए रखें। फिर हमें क्या करनी है, देश की रक्षा करनी है, आह्वान किए जाने वाले राष्ट्र की सेवा करें। जिस देश में हम रह रहे हैं उसकी क्या है, हमेशा रक्षा करनी है और उसकी सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए।
नेक्स्ट जो हमारा है 5वां कर्तव्य क्या है कि सबको क्या है, समान भाव। भारत में जितने भी लोग हैं सब में क्या है, समरसता होनी चाहिए, समान मातृत्व की भावना होनी चाहिए। कोई भी धर्म है, कोई भी भाषा है, कोई भी प्रदेश है, कोई भी वर्ग है, किसी से कोई भी भेदभाव ना रखा जाए। सभी क्या है, भेदभाव से दूर रहें, उससे परे रहें। और जो ऐसी प्रथाएं हैं उनका क्या है, त्याग करना है। जो क्या है, स्त्रियों के समान के विरुद्ध हो, उन प्रथाओं को क्या करना है, उनका त्याग करना है। जो क्या है, महिलाओं के विरुद्ध हो, उनके समान के विरुद्ध हो। हमारी जो संस्कृति है, जो हमारी सामाजिक संस्कृति है, उसकी क्या है, गौरवशाली जो परंपरा है उसको समझना है, उसके महत्व को समझना है और उसका क्या करना है, परीक्षण करें। यानी कि महिलाओं का क्या है, राष्ट्रीय वस्त्र जो हमारा माना जाता है, महिलाओं के लिए क्या है, वो साड़ी है। अगर आप किसी भी इंटरव्यू में साड़ी पहन के जाएंगे तो आपको क्या है, गौरव प्राप्त होगा, सम्मान प्राप्त होगा। तो ये हमारी क्या है, जो संस्कृति परंपरा है, उसका भी क्या है, हमें उसके महत्व को समझना है। ऐसा नहीं है कि आप किसी भी इंटरव्यू के लिए जाएं और वहां पर आप मिनी स्कर्ट में चले जाएं। तो इन चीजों का भी ध्यान रखना है। तो इससे क्या होगा, आप अपनी संस्कृति को बढ़ावा देंगे, अपनी परंपरा को बढ़ावा देंगे। और जो हमारा प्राकृतिक पर्यावरण है, नेक्स्ट जो हमारा 7वां जो है कर्तव्य, वो क्या है, जो भी प्राकृतिक पर्यावरण है उसमें क्या है, कोई भी हमारी झील है, नदी है, कोई भी हमारी नल है, कोई भी वन्य जीव है, उसकी क्या करनी है, रक्षा करनी है। उनका क्या है, संवर्धन करना है, उनका सम्मान करना है, उनकी रक्षा करनी है, उनकी सुरक्षा करनी है। और सबको क्या है, प्राणी मात्र, उनको क्या समझना है कि उनमें भी क्या है, जीवन होता है। चाहे वो वृक्ष हो, चाहे वो जीव हो। यानी कि अगर आप किसी भी पौधे को काटते हो तो भी क्या है, आप पर केस हो सकता है। तो उन्हें किस भावना से समझना है, प्राणी की भावना से समझना है कि वो भी क्या है, एक प्राणी है, वो भी एक इंसान के जैसे हैं। और जो भी हमारे जीव जंतु है उन पर भी क्या है, दया भावना रखनी है। जैसे कि लोग देखते हैं ना आजकल काफी हद तक जो जीव जंतुओं को काटते थे, जैसे कि गौ हत्या हो गई, तो वो भी कम हो गई है। क्योंकि क्या है कि अब क्या है, लोगों में दया जो भावना है वो क्या है, बढ़ने लगी है। नेक्स्ट जो हमारा है 8वां जो कर्तव्य है वो क्या है, जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है उनको मानववाद और ज्ञानार्जन और जो सुधार की जो भावना है उसको विकास करना है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण के हिसाब से मानववाद और ज्ञानार्जन को, यानी कि जो हम ज्ञान अर्जित करते हैं उसमें क्या है, सुधार की जो भावना होती है उसका क्या है, विकास करना है। नेक्स्ट हमारा है 9वां जो हमारा है कर्तव्य, वो हमारा क्या है कि जो सार्वजनिक संपत्ति होती है, जो हमारी सार्वजनिक संपत्ति होती है उस पर भी क्या है, सुरक्षा करनी है। वहां पे हिंसा से दूर रहना है, यानी कि लड़ाई झगड़े से दूर रहना है। सार्वजनिक संपत्ति, जो हमारे गवर्नमेंट के बनाए हुए बस स्टैंड है, वहां पे एक रूल है ना कि अगर कोई भी सिगरेट पिएगा तो उस पे क्या है, जुर्माना लग जाएगा। तो वो क्या है, एक सार्वजनिक संपत्ति है, उसकी क्या है, सुरक्षा करनी है, उसको सुरक्षित रखना है। वहां पर क्या है, लड़ाई झगड़े अगर कोई ऐसा हो रहा है तो वहां उससे क्या है, दूर रहना है। ऐसा नहीं है कि उसमें जाके अपनी भागीदारी देना स्टार्ट कर दे, बल्कि वहां से दूर हट जाएं। हो सकता है कि वो झगड़ा 5 या 10 मिनट में खत्म हो जाए। अगर कई बार ऐसी स्थिति आती है तो खुद को उससे दूर रखें। नेक्स्ट हमारा जो है कर्तव्य है हमारा 10वां मूल कर्तव्य। इसमें क्या है, व्यक्तिगत और जो सामूहिक गतिविधियां होती है सभी क्षेत्रों में, उसमें क्या है, उत्कृष्ण को बढ़ावा देने का प्रयास करना है हमेशा।
और जो भी राष्ट्र है उसमें क्या है, नियंत्रण। कोई भी उपलब्धि के लिए, अगर कोई उपलब्धि को छू रहा है, नई ऊंचाइयों को छू रहा है, तो उसको क्या करना है, बढ़ावा देना है, उसको एप्रिशिएट करना है कि चलो बहुत अच्छा है, आप और ज़्यादा नाम कमाइए, तो पूरे गांव का नाम होगा, पूरे शहर का नाम होगा कि वहाँ की बेटी, वहाँ का बेटा। तो ये क्या है, आपको क्या करना है, लोगों को बढ़ावा देना है, व्यक्तिगत को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट हमारा जो कर्तव्य है, लास्ट 11वां कर्तव्य। अब सब पे बात हुई है तो बात थोड़ी सी माता पिता और बच्चों पे भी हो जाए। तो उनमें क्या है कि जो माता पिता है और उनका जो संरक्षण का जो कर्तव्य है वो क्या है कि वो 6 से 14 साल के बच्चे हैं, उनको क्या है, शिक्षा के लिए प्रेरित करना है और उनको क्या है, प्रोत्साहित उनका बढ़ाना है, उनको प्रोत्साहित करना है ताकि वो बच्चे क्या हैं, शिक्षा को ग्रहण कर सकें, हंसी खुशी स्कूल में जाएं। 6 से 14 साल के बच्चे, उनको शिक्षा की वैल्यू बताएं। तो इसी के साथ क्या है, हमारे जो मूल कर्तव्य हैं वो खत्म होते हैं और आज का जो हमारा वीडियो है उसे भी हम यहीं पे विराम देंगे। इसी के साथ सभी को ऑल द बेस्ट, जो भी आप अपने नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए। और मैं आपके लिए नेक्स्ट सेशन में कुछ इनसे रिलेटेड क्वेश्चन लेके आएंगे, होपफुली कि आप सभी वो क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे, देखेंगे कि अब तक की जो भी क्लासेस हुई है उसमें आप लोगों को कितनी नॉलेज गेन हुई है। तो इसी के साथ अब हम चलते हैं अपने घरों की ओर। गुड नाइट ऑल ऑफ यू, थैंक यू। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।